आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी। एक दिन दुनिया कहेगी मेड इन इंडिया। पंजाब में बाढ़ का संकट, अरविंद केजरीवाल कल करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा। गांव-गांव में चलाई गई एक घर एक भाकरी मुहिम। उल्टा पड़ा ट्रंप का दांव, रूसी तेल की खरीद बढ़ाने को तैयार। अमेरिका के बाद अचानक चीन के सैन्य परेड में पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ। भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री काबुल से क्यों भेजी, दिल्ली से क्यों नहीं। एक भी निशान ना बचे, किम जोंग उन की पुतिन से मुलाकात के बाद ये क्या हुआ। टेस्ला मॉडल वाई को भारत में धीमा रिस्पांस, अब तक मिले केवल 600 बुकिंग। 24 घंटे में हिंदी दर्शक करेंगे साउथ फिल्म की किस्मत का फैसला। और अगले 10 महीने में 10 मैच, रोहित विराट का वनडे शेड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। मोदी ने आगे कहा कि एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल के बावजूद भारत ने इस साल के पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया है। यह वृद्धि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कृषि और निर्माण सहित हर सेक्टर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब बैक एंड से निकलकर एक फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है। हम सभी निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया और मेड इन इंडिया यही भविष्य की पहचान होगी। पीएम ने कहा, सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा जाता है कि ऑयल ब्लैक कोल था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड है। पिछली सदी में दुनिया का भविष्य तेल के कुएं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है। यह चिप भले ही छोटी होती है, लेकिन इसमें दुनिया के विकास को गति देने की ताकत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे। वह मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। कई जिलों में गांव पानी में डूब गए हैं और राहत बचाव का काम जारी है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे। वह मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे और राहत कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। पंजाब सरकार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं। 5 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी के केंद्र दक्षिण मुंबई की रफ्तार थामने वाला मराठा आंदोलन एक अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज हो गया है। 5 दिनों तक मराठा आंदोलनकारियों ने चाय पानी से लेकर खाना और शौच से लेकर मोबाइल चार्ज तक में कोई परेशानी महसूस नहीं की। यह तभी संभव है जब लंबे समय से इसकी संयोजित योजना बनाई जाए। हजारों लोगों का खाना जब सड़कों पर बिखरा दिखा तो सवाल जायज है कि आखिर यह सब कहां से आ रहा है, कौन बना रहा है, कौन भेज रहा है। जब एनबीटी प्रतिनिधि ने यह सब जानने की कोशिश की तो पता चला कि आंदोलनकारी प्रदेश के जिस भी अंचल से आए थे वह अपने वाहन में 1-2 दिन का 40 से 50 लोगों का राशन साथ लाए थे। नवी मुंबई सकल मराठा समन्वयक विनोद पोखरकर ने बताया कि महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से 50,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था। इसी हिसाब से रहने और खाने की व्यवस्था नवी मुंबई के सिडको एग्जीबिशन सेंटर और
एपीएमसी मार्केट में की गई थी, लेकिन हुआ ये कि राशन 29 अगस्त के शाम तक खत्म होने लगा और सकल मराठा समाज के ओर से भी आंदोलनकारियों तक ज्यादा मदद नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बड़ी संख्या में अनाज, दालें और सब्जियां उपलब्ध कराई थी, जिसे शाम को पकाकर आंदोलनकारियों को खिलाया गया। इसी बीच 30 अगस्त की सुबह अफवाह फैली कि सरकार ने मुंबई में मराठा आंदोलनकारियों की किचन बंद करवा दी है, जिसके बाद मराठा समाज की तरफ से सोशल मीडिया पर बनाए गए अलग अलग ग्रुप्स में आम मराठाओं से मदद मांगी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ अटैक के बाद भी भारत की रूसी तेल खरीद लगातार जारी है और अब रूस की ओर से अतिरिक्त छूट भी ऑफर की जा रही है, जिससे भारत का आयात 10 से 20% बढ़ने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बीते 27 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर इसे 50% कर दिया और ये अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लागू किया गया है, जिसके पीछे वजह है कि भारत की रूसी तेल की खरीद। जी हाँ, ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियारों की खरीद बढ़ाकर यूक्रेन के साथ युद्ध में उसकी आर्थिक मदद करने का आरोप लगाते हुए टैरिफ बंप हो रहा है। हालांकि अमेरिका को उम्मीद थी कि इस कदम से भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन ट्रंप का दाव उल्टा पड़ गया और रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ओर से की जा रही अतिरिक्त छूट की पेशकश के चलते भारत तेल की खरीद बढ़ाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका के बाद अब अचानक से चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। असीम मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ के साथ चीन के सैन्य परेड में हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि असीम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ है जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। चीन ने अपनी इस परेड में दुनिया को महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। चीन के निशाने पर अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे देश हैं तो जो उसकी प्रभुत्व नीतियों की आलोचना करते हैं। असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान शी जिनपिंग ने असीम मुनीर को चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जमकर सुना दिया। पाकिस्तानी सूत्रों ने CNN से बातचीत में कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर को पहले चीन जाने वाले दल का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वह अचानक से बुधवार को चीन पहुंच गए और सैन्य परेड में हिस्सा लिया। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान को 81% हथियार देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के बनाए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद असीम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। वह पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल है। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इसमें कंबल, तंबू, दवाइयां, पानी के टैंक, जनरेटर और स्लीपिंग बैग जैसी जरूरी चीजें हैं। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सारी चीजें काबुल से भेजी जा रही है। इस पर सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि राहत सामग्री काबुल से क्यों नहीं भेजी गई, दिल्ली से क्यों नहीं। इससे पहले जब तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आया था तो भारत ने नई दिल्ली से ही सारा सामान भेजा, तो यहाँ इतनी दिक्कत क्यों? हम आपको बताने जा रहे हैं इसका सच क्या है। सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि भारत ने फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत सामग्री भेजी थी। इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों के जरिए यह राहत सामग्री दिल्ली से तुर्की के अदाना एयरपोर्ट तक पहुंचाई गई थी। इसमें NDRF की स्पेशल टीम, मेडिकल फैसिलिटी, ड्रिलिंग मशीनें और अन्य उपकरण शामिल है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर सवाल कर रहे हैं कि जब इतनी दूर भेज सकते हैं तो पड़ोसी देश में भेजने में क्या दिक्कत है। पहली राहत सामग्री 1 सितंबर को भेजी गई। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने आज काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुंचाए। इसके अलावा 15 टन खाद्य सामग्री भी भारतीय मिशन द्वारा काबुल से कुनार के लिए तुरंत भेजी जा रही है। भारत से और राहत सामग्री कल से भेजनी शुरू की जाएगी। इसी कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। इसमें तो साफ है कि राहत सामग्री काबुल भेजी गई है। बीजिंग की चमचमाती गलियों में बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का दृश्य बना दिया।
मौका था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीमो किम जोंग उन की मुलाकात का। दोनों नेता चीन की राजधानी में आयोजित भव्य विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो नजारा सामने आया उसने दुनिया भर को चौंका दिया। दरअसल जैसे ही पुतिन और किम जोंग उनकी औपचारिक बातचीत खत्म हुई, किम के दो खास सहायक कमरे में ऐसे घुसे जैसे किसी अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हो। उनके हाथों में दस्तावेज और सैनिटाइजर थे। एक सहयोगी ने किम के बैठने वाली कुर्सी की बैकरेस्ट को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरा उनके इस्तेमाल किए गए ग्लास को बड़ी नजाकत से ट्रे में रखकर उठा ले गया। कुर्सी के हत्थे, टेबल की सतह, यहाँ तक कि अपहोल्स्ट्री की भी रगड़ रगड़ कर साफ की गई। टारगेट सिर्फ था किम का, कोई भी निशान यहाँ ना बची। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारत में अपनी मॉडल वाई की बिक्री शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 59,89,000 रुपए है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को उम्मीद से कम केवल 600 बुकिंग ही मिली है। उच्च आयात शुल्क के कारण इसकी कीमत काफी ज्यादा है। टेस्ला को भारत अमेरिका व्यापार सौदे से उम्मीद थी, लेकिन शुल्क बढ़ने से यह मुश्किल लग रहा है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार को लेकर भारतीय ग्राहकों से कम उत्साह के बीच कई वजह और कारण हैं। इसमें इसकी कीमत का असर हो सकता है। दरअसल टेस्ला मॉडल वाई को चीन की टेस्ला सुविधा से भारत में आयात किया जा रहा है, जिस पर भारी आयात शुल्क और अन्य कर लगते हैं। इसी वजह से इसकी शुरुआती कीमत लॉन्ग रेंज RWD वेरिएंट के लिए 59,89,000 रुपए और लॉन्ग रेंज AWD वेरिएंट के लिए 67,89,000 रुपए एक्स शोरूम है। अमेरिका में इसकी कीमत करीब 38 लाख के बराबर है, जो भारत में लगने वाले 70% आयात शुल्क के कारण लगभग दोगुनी हो जाती है। टेस्ला ने फिलहाल मुंबई और दिल्ली में 2 शोरूम खोले हैं। शुरुआती डिलीवरी केवल मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे चुनिंदा शहरों में ही होगी। साउथ वालों को हिंदी दर्शकों की ताकत का एहसास हो चुका है, इसलिए अब इस छोटी फिल्म को बड़ी फिल्म बनाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। लोका चैप्टर 1 चंद्रा को रिलीज हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 93 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने इंडिया में करीब 45 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए अपना पूरा बजट, जो कि 30 करोड़ रुपए का था, उसे निकाल लिया। मलयालम सिनेमा में नए फैंटेसी यूनिवर्स की इस पहली किस्त को दर्शकों ने मस्ट वॉच बताते हुए खूब तारीफें की है। इसलिए प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन के लीड रोल वाली और मलयालम सिनेमा की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म को अब हिंदी दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर खासकर 2027 विश्व कप के लिए कई सवालिया निशान हैं, लेकिन पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को लगता है कि दोनों में एक बार फिर खेलने के लिए फिट हैं और स्किल सेट उनके साथ है। बस उन्हें इस बात से परेशानी हो सकती है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब दोनों ही बहुत कम खेलते हैं। आकाश चोपड़ा का मानना है कि रोहित विराट दोनों ही विश्व कप तक खेल सकते हैं। चूंकि 2027 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में है, इसलिए अनुभव और कौशल की जरूरत होगी। फिर से यह भी बहुत दूर की बात है, लेकिन दोनों के पास 2027 विश्व कप तक खेलने की वास्तविक संभावनाएं हैं। हालांकि उनका कम क्रिकेट खेलना ही उनके खिलाफ जा सकता है।